ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने मात्र 16 साल की उम्र में ही इतने कारनामे कर दिए थे कि उसे अमेरिका की FBI भी ढूंढने में असफल रही थी। इस मूवी का नाम है कैच मी इफ यू कैन। तो इस कहानी की शुरुआत होती है रूस की एक जेल से, जहां हम एक कैदी को देखते हैं जिसका नाम है फ्रैंक एबिगनेल जूनियर। फ्रैंक कोई आम कैदी नहीं है, बल्कि एक ऐसा ठग है जिसने अपने दिमाग और चालाकी से बड़े बड़े लोगों को चकमा दिया है। और आज उसे FBI एजेंट, जिसका नाम काल है, वो उसे जेल से अमेरिका वापस ले जाने आया है। काल उससे पूछताछ कर ही रहा था कि अचानक फ्रैंक की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये देखकर शुरुआत में काल को लगा कि यह फ्रैंक की कोई नई चाल होगी, लेकिन कुछ देर बाद जब फ्रैंक की हालत सच में बिगड़ने लगी तो उसने उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मौका मिला तो फ्रैंक वहां से भाग निकला, मगर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और कुछ ही देर में पुलिस ने उसे फिर से पकड़ लिया। और इसी पल से उसे अपने बीते हुए पलों की याद आने लगती है। दरअसल फ्रैंक एक बहुत ही खुशहाल परिवार में पैदा हुआ था और उसके माता पिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन उसके पिता उसे एक दुकान में सूट दिलाने ले गए, जहां एक औरत ने कहा कि मुझे माफ कीजिए क्योंकि अब दुकान बंद हो चुकी है। जिसे सुनकर फ्रैंक के पिता मुस्कुराए और अपनी जेब से एक नेकलेस निकालकर बोले, क्या ये कहीं आपका तो नहीं? ये देखकर औरत थोड़ा देर शांत हो गई और मुस्कुराई और बोली, ओह कोई बात नहीं, आप सूट चुन लीजिए। फ्रैंक ये सब देख रहा था और उसने पहली बार देखा कि चालाकी भी एक कला होती है। लेकिन जल्द ही उनके पिता का बिजनेस डूब गया। बैंक में लोन के लिए दौड़ धूप की गई, मगर किसी ने मदद नहीं की। एक छोटे अकाउंटिंग गलती के कारण टैक्स समय पर नहीं भर पाया और सरकार ने उनकी गाड़ी, घर और सारी संपत्ति जब्त कर ली। इन सब के बावजूद भी फ्रैंक के पिता ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपने बेटे के नाम से एक बैंक अकाउंट खुलवाया ताकि उसका भविष्य बर्बाद न हो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही खाता एक दिन फ्रैंक की ठगी की शुरुआत बनेगा। फ्रैंक ने अपने पिता से पूछा कि डैड, आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आप तो खुद कर्ज में हैं। तो उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम मेरी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी तो अभी पूरी जिंदगी तुम्हारी सामने पड़ी है। बस याद रखना, चाहे हालात जैसे भी हो, तुम्हें रुकना नहीं है। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई और घर की खुशियां अचानक कठिनाइयों में बदल गई। और अब फ्रैंक को अपना स्कूल भी बदलना पड़ा। नए स्कूल का पहला ही दिन था, इसलिए फ्रैंक थोड़ा घबराया हुआ था। लेकिन तभी एक लड़का आया और हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगा और बोलने लगा कि भाई, तू तो टीचर लग रहा है, जरा अपनी उम्र के हिसाब से कपड़े पहन कर आना। उसके इस मजाक ने फ्रैंक के अंदर गुस्से की आग जला दी। लेकिन तभी फ्रैंक ने सोचा कि अगर मैं टीचर जैसा दिखता हूँ तो क्यों न टीचर ही बन जाऊं। और अगले दिन वो पूरी तैयारी के साथ स्कूल पहुंचा और क्लास में घुसते ही वहां पढ़ा रही मैम से बोलने लगा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, यह मेरी क्लास है और मैं अभी पढ़ाऊंगा, आप बाद में आइए। ये सुनकर बेचारी टीचर घबराकर वहां से चली गई और फ्रैंक ने पूरे आत्मविश्वास से पढ़ाना शुरू कर दिया। क्लास के बच्चे उसे सच में टीचर समझने लगे और पूरे एक हफ्ते तक किसी को कुछ पता नहीं चला, यहाँ तक वो बच्चों को ट्रिप पर ले जाने तक की प्लानिंग कर चुका था। जब स्कूल प्रशासन को इसका पता चला तो सबके होश उड़ गए, जिसके बाद फ्रैंक के माता पिता को स्कूल बुलाया गया। उसके पिता प्रिंसिपल के सामने तो बहुत सीरियस बने रहे, लेकिन बाहर निकलते ही दोनों जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि फ्रैंक ने पहली बार देखा कि चालाकी भी कभी कभी मजेदार होती है। लेकिन हंसी का ये पल ज्यादा देर नहीं टिका। एक दिन जब फ्रैंक घर लौटा तो उसने अपनी माँ के कमरे में किसी और आदमी को देखा जो उसके पिता के ऑफिस में काम करता था। उसकी माँ ने जल्दी से हालात संभालने की कोशिश की और कहा, कुछ नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। साथ ही उसे कुछ पैसे देकर बोली, यह लो, अपने लिए कुछ खरीद लो। लेकिन फ्रैंक अब बच्चा नहीं रहा था, वो सब कुछ समझ चुका था। अब कुछ दिनों बाद उसके माता पिता ने अलग होने का फैसला ले लिया और जब कोर्ट में वकील ने फ्रैंक से पूछा कि तुम अपनी माँ के साथ रहना चाहोगे या अपने पिता के साथ, तो फ्रैंक चुप रहा, क्योंकि वो जानता था कि अब उसकी जिंदगी में कोई घर नहीं बचा था, सिर्फ रास्ते थे। और अपनी आंखों के सामने परिवार टूटकर बिखरते देख फ्रैंक का दिल टूट गया। ये सब सहना अब उसके वश की बात नहीं रही, इसलिए एक रात उसने अपना घर छोड़ दिया और किसी दूसरे शहर में चला गया। इस समय उसके पास एक बैंक अकाउंट और चेकबुक थी। शुरू में वो होटल वालों को चेक काटकर आराम से रहता रहा, पर जैसे जैसे चेक बाउंस होने लगे तो होटल वालों ने उसे वापस निकाल दिया। बस तभी से उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया कि क्यों न चेकों को ही बदल दिया जाए। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, इसलिए नकली चेक बनाकर धोखा देना आसान था। धीरे धीरे फ्रैंक ने नकली चेक बनाना शुरू कर दिया और उसने चेकों पर अलग अलग लोगों के नाम लिखे और उन्हें कैश करवा लिया। अगर बैंक की मैनेजर किसी चेक को कैश करने से मना करती तो फ्रैंक अपनी चालाकी और अपने पिता के पुराने स्टाइल से लोगों को धोखा देकर उसी नेकलेस वाली चाल से कई बार उसका काम बन जाता था। लेकिन साथ ही मुसीबत ने भी पीछा नहीं छोड़ा और एक एक कर उसके सारे कांड पकड़े जाने लगे और उसके चेक किसी भी बैंक में काम नहीं आ रहे थे।
तब एक दिन होटल के बाहर उसने एक पायलट को देखा। जिस तरह लोग उसकी इज्जत कर रहे थे, वह नजारा देखकर फ्रैंक को फिर से एक आइडिया सूझा, क्यों न पायलट बन जाऊं। उसने सोचा नकली ही सही, पर वह वर्दी और रुतबा मुझे चेक कैश कराने में मदद करेगा। वो एक फर्जी रिपोर्टर बनकर एयरपोर्ट गया और अधिकारियों से बातें निपटाकर सारी जानकारी प्राप्त कर ली और यह भी पता कर लिया कि पायलटों की यूनिफॉर्म कहां से मिलती है। थोड़ी चालबाजी के बाद उसने वहां कॉल करके बताया कि उसकी वर्दी खराब हो गई है और उसे नई सिलवानी है। और जब वो वहां यूनिफॉर्म लेने गया तो उसने बताया कि वो पैसा चेक द्वारा देगा, जिसे सुनकर स्टोर के कर्मचारी ने कहा कि नहीं, हमें बस तुम अपनी पायलट आईडी दे दो, हम एयरलाइन से पैसे कटवा देंगे। फ्रैंक के पास पहले से ही एक नकली आईडी थी और वह वर्दी मुफ्त में मिल गई। नई वर्दी पहनकर फ्रैंक बैंक गया, वही बैंक जहां कभी कोई उसे भाव नहीं देता था। वहां अब बैंक मैनेजर खुद चलकर उसके पास आया और बिना शक के उसके चेक को कैश करवाया। फ्रैंक को एक दिन एक होटल के मैनेजर से पता चला कि वो सिर्फ छोटे नहीं बल्कि बड़े अमाउंट के चेक भी कैश करवा सकता है, बस शर्त ये थी कि वो सैलरी चेक होना चाहिए। ये सुनते ही फ्रैंक के दिमाग में एक और नया आइडिया आ गया और उसने खुद ही अपने नकली सैलरी चेक बनाना शुरू कर दिया। वो खिलौनों वाले जहाज से एयरलाइन कंपनी का लोगो निकालकर चेक पर चिपका देता था ताकि वो असली चेक जैसे लगे। अब फ्रैंक वो चेक लेकर बैंक पहुंचा, जहां मैनेजर ने कहा कि सर आप इसे सीधे एयरपोर्ट से कैश करवा सकते हैं। बस यही बात फ्रैंक के दिल को छू गई और एयरपोर्ट का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एयरपोर्ट पहुंचते ही रिसेप्शनिस्ट ने उससे पूछा, क्या आप आज हमारे साथ उड़ान भरने वाले हैं? जिसका जवाब देते हुए फ्रैंक ने बिना झिझक आत्मविश्वास से कहा हाँ, और वो उसे सीधा प्लेन के अंदर ले गई। अब फ्रैंक के सामने असली पायलट बैठे थे, लेकिन वो खुद तो पायलट था नहीं, इसलिए उसका दिल जरूर जोर जोर से धड़क रहा था, पर फिर भी चेहरे पर उसने वही पुराना कॉन्फिडेंस और मुस्कान बनाए रखी। थोड़ी देर बाद वह एक सुंदर एयर होस्टेस के पास गया और बोला, क्या यह आपका नेकलेस है? यह वही ट्रिक थी जो उसने अपने पिता से सीखी थी और वही ट्रिक चलते हुए उसने उस लड़की को इम्प्रेस कर लिया। असल में फ्रैंक दिखने में अपनी उम्र से बड़ा लगता था, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ कि वो 22-23 साल का नौजवान है। अब वो जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहा था, क्योंकि कभी तो वो पायलट बनकर उड़ान भरता तो कभी बैंकों के सिस्टम को समझने में जुटा रहता था। ऐसे ही एक दिन उसने एक बैंक की मैनेजर से बातचीत के बहाने फ्लर्ट किया और धीरे धीरे पता लगा लिया कि बैंक के चेक कैसे बनाए जाते हैं, साथ कैसे अकाउंट नंबर असाइन होते हैं और पैसे के पूरे सिस्टम में क्या क्या होता है। उसे पता चला कि बैंक अपने चेक्स को टाइपराइटर से एनकोड करते हैं। बस फिर क्या था, फ्रैंक ने वैसा ही एक सेकंड हैंड टाइपराइटर खरीदा और अपना पूरा काम प्रोफेशनल तरीके से शुरू कर दिया। अब वो कोई छोटा मोटा ठग नहीं रहा था, उसकी नकली चेक बनाने की कला दिन ब दिन निखरती जा रही थी और धीरे धीरे उसका ये फ्रॉड पूरे देश में फैलने लगा। यहाँ तक कि एफबीआई तक इसकी खबर पहुंच चुकी थी। इस केस को एजेंट कार्ल हेनरेटी को सौंपा गया, जो एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने काम को बेहद गंभीरता से लेता था। इस बीच फ्रैंक एक दिन अपने पिता से मिलने गया। वो उन्हें चिट्ठियों में लिखता रहता था कि अब वह एक सफल पायलट बन गया है। पिता को अपने बेटे पर बेहद गर्व था। तभी फ्रैंक ने अपने पापा से कहा कि जब सरकार ने आपसे सब कुछ छीन लिया तो मैंने अपनी कमाई से आपके लिए एक गाड़ी खरीदी है। ये सुनकर फ्रैंक के पिता ने हंसते हुए कहा कि टैक्स घोटाले के बाद से सरकार अभी भी मेरे पीछे पड़ी है और अगर मैं ये गाड़ी ले लूंगा तो कुछ ही दिनों में वे इसे भी मुझसे छीन लेंगे। दरअसल उनके स्टोर का काम भी ठप हो चुका था और वे कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। फ्रैंक ने मदद के लिए पैसे देने की इज्जत से पेशकश की, पर पिता ने प्यार भरी आंखों से मना कर दिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता। फ्रैंक देश के सिस्टम को बड़ी चालाकी से समझ चुका था और वह अलग अलग राज्यों के चेक लेकर दूसरे राज्यों में जाकर उन्हें पास कर देता था। एक तरह का यह एक धैर्यपूर्वक खेल था, लेकिन एफबीआई उसकी हर हरकत पर बारीकी से नजर रख रहा था और वे जल्द ही उस होटल तक पहुंच गए जहां फ्रैंक ने अपना आखिरी चेक चलाया था। पूछताछ में पता चला कि फ्रैंक वहां लंबे समय से रुका हुआ है और होटल के लोग उसे पहचानते भी थे। कार्ल बंदूक लेकर सीधे फ्रैंक के कमरे पहुंचा। तभी फ्रैंक ने महसूस कर लिया कि अब कोई दिमाग नहीं लगाया तो पकड़ा जाना तय है। तभी कार्ल ऊपर आ गया, जिसे देखकर फ्रैंक ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे मानो वो खुद एक एफबीआई एजेंट हो। उसने कार्ल से बड़े आत्मविश्वास से कहा कि तुम्हें क्या लगा कि मैं अकेले ही इस आदमी को ढूंढ रहा हूं? नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम उसके पीछे है। पर कार्ल को उस पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने उसकी आईडी दिखाने को कहा, जिसके बाद फ्रैंक ने तुरंत कहा, ठीक है, ये लो, मेरा पूरा बटवा रख लो और चेक कर लो शांति से। कार्ल बटुआ खोलते खोलते हिचक रहा था। तभी फ्रैंक ने नीचे की ओर इशारा किया और कहा कि हमारे लोगों ने उस ठग को पकड़ लिया है। लेकिन असल नीचे एक पड़ोसी एक अंधे आदमी को गाड़ी में बैठने में मदद कर रहा था, पर दूर से देखकर कार्ल को वाकई ऐसा लगा कि अपराधी पकड़ा गया है। भरोसा पक्का होते ही कार्ल ने बेफिक्र होकर उसका पर्स वापस कर दिया, पर फ्रैंक जानबूझकर बोल उठा, नहीं, इसे तुम ही रखो, और अपने नकली चेक बनाने का सारा सामान उठाकर कमरे से निकल गया।
थोड़ी देर बाद जब कार्ल ने बटुआ खोलकर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। ये देखकर कार्ल को सब कुछ समझ आ गया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। तभी उसने शातिर फ्रैंक को उसकी आंखों के सामने से भागते हुए देखा। इस धोखे ने कार्ल को गहरा अपमान महसूस कराया और उसके बॉस ने भी उस पर खूब गुस्सा दिखाया। फ्रैंक जिस तरह पायलट होने का दिखावा करता था उस तरह वह धीरे धीरे एयरलाइंस तक पहुंच गया। अब ये स्कैम बार बार करना मुश्किल हो गया था। जब प्रेस को इस बारे में पता चला तो उन्होंने फ्रैंक को जेम्स बॉन्ड का नाम दे दिया। ये सुनकर फ्रैंक बहुत खुश हुआ और उसने जेम्स बॉन्ड की तरह सूट पहनना शुरू कर दिया और इसी अंदाज में अपनी गाड़ी भी खरीद ली। धीरे धीरे समय बीतता गया और क्रिसमस का समय आ गया। कार्ल अपने ऑफिस में अकेला काम कर रहा था कि तभी फ्रैंक ने उसे कॉल किया। उसके बाद फ्रैंक ने कहा कि अब तक जो कुछ भी उसने कार्ल के साथ किया उसके लिए वह माफी मांगना चाहता है और उसने अपना असली पता भी कार्ल को बता दिया। लेकिन कार्ल को उस पर यकीन नहीं हुआ और उसने कहा कि तुम मुझे फिर से फंसा रहे हो ना, पर इस बार तेरे जाल में नहीं फंसूंगा। बेशक तेरे पास पैसा हो सकता है लेकिन इस समय तू बहुत अकेला है इसलिए मुझे फोन कर रहा है। फ्रैंक को यह सुनकर बहुत बुरा लगा लेकिन इस बार वह सच बोल रहा था। उसने कार्ल को अपना असली नाम और पता बता दिया था। पिछली बार जब कार्ल ने उससे बात की थी तो फ्रैंक ने अपना नाम बैरी एलन बताया था जो कि एक कॉमिक बुक का कैरेक्टर है। तभी कार्ल ने अपने ऑफिस में फोन करके बताया कि यह कोई बच्चा है जो बस थोड़ा बड़ा दिखता है और उसकी उम्र बहुत कम होने की वजह से वे उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। जिसके बाद कार्ल ने कहा कि ऐसे बच्चों की लिस्ट निकालो जो घर से भाग गए हों क्योंकि किसी ने तो रिपोर्ट दर्ज करवाई होगी। इतनी छानबीन के बाद आखिरकार कार्ल फ्रैंक के घर पहुंच ही गया। फ्रैंक की मां ने अपने बेटे की फोटो देखकर तुरंत पहचान लिया। तभी कार्ल ने उन्हें बताया कि यह एक बड़ा ठग है और जैसे ही इसके बारे में कुछ पता चले तो पुलिस को तुरंत सूचित करना। लेकिन तभी फ्रैंक की मां ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे वह बच्चा है और उसने खाने पीने के लिए थोड़े बहुत पैसे लिए होंगे जिसका बिल मैं भर देती हूँ, बताइए कितने पैसे देने हैं। ये सुनकर कार्ल ने जवाब दिया कि $1.4 मिलियन यानी कि लगभग 1 करोड़ रुपए। ये सुनते ही फ्रैंक की मां बिल्कुल हैरान रह गई। इस बीच फ्रैंक दूसरे शहर में जाकर एक अच्छी जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसे हॉस्पिटल में कुछ काम के लिए जाना पड़ा जहां उसने देखा कि एक नर्स जिसका नाम ब्रेंडा है वो रो रही थी। उसे किसी डॉक्टर ने कुछ काम के लिए डांट दिया था। फ्रैंक ने उसे सहारा देते हुए कहा कि चिंता मत करो, तुम एक बहुत ही सुंदर और कमाल हो, वो डॉक्टर तो पागल है। इसी दौरान फ्रैंक के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने ब्रेंडा से पूछा कि यहाँ कोई जॉब वैकेंसी है क्या। दरअसल पायलट बनना अब थोड़ा रिस्की हो गया था, इसलिए फ्रैंक ने सोचा कि क्यों न अब मैं डॉक्टर ही बन जाऊं। उसने एक नकली हार्वर्ड की डिग्री बनाई और इंटरव्यू के लिए चला गया। वहां मौजूद डॉक्टर को भी लगा कि फ्रैंक इतनी बड़ी डिग्री लेकर भी हमारे इस छोटे से हॉस्पिटल काम करना चाहता है। असल फ्रैंक अलग अलग डॉक्टर वाली फिल्में देखकर आया था, इसलिए उसे पता था कि इंटरव्यू में कैसा बर्ताव करना है। उसने कहा कि सर मैं बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे शहरों में लोगों की मदद करना चाहता हूं, जिस बात से फ्रैंक को झट से नौकरी मिल जाती है। असल में वो कामधाम कुछ नहीं करता था, बस डॉक्टर्स को आलतू फालतू सलाह देता रहता और खाली समय में ब्रेंडा के साथ ज्यादा समय बिताता रहता था। एक दिन अचानक उसे इमरजेंसी केस के लिए बुलाया गया जहां एक छोटे बच्चे को गंभीर चोट आई थी। खून देखकर फ्रैंक हिल गया, लेकिन उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्टर से कहा कि तुम इसमें क्या करोगे। डॉक्टर ने जो भी जवाब दिया फ्रैंक ने कहा बिल्कुल सही, मुझे कॉन्फिडेंस है कि तुम ये कर सकते हो। मैं थोड़ी देर में देखता हूँ कि सही काम हुआ या नहीं। और यह कहकर वह वहां से चला गया, लेकिन असल में उसकी हालत खुद खराब थी। इस बीच कार्ल फ्रैंक के पिता से मिलने गया और उसने उनके बेटे के सारे कारनामे बता दिए। फ्रैंक के पिता ने कहा मैं नहीं जानता वो कहाँ है और अगर पता भी होता तो भी मैं तुम्हें नहीं बताता। ये सुनकर कार्ल को समझ आ गया कि पिता और बेटा बहुत करीब है, इसलिए वो कुछ भी बताना नहीं चाहते। तभी कार्ल ने सोचा कि फ्रैंक चिट्ठियां तो भेजता ही होगा और उसने वह पढ़ी कुछ चिट्ठियों से हिसाब लगाकर पता कर लिया कि फ्रैंक कहाँ रह सकता है। अब वो जल्द ही वहां पुलिस लेकर जाने वाला था। उधर फ्रैंक और ब्रेंडा अब एक दूसरे को चाहने लगे थे और एक दिन ब्रेंडा अचानक रोने लगी। उसने फ्रैंक को बताया कि मेरा पहले एक बार अबॉर्शन हो चुका है, इसलिए मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया था। फ्रैंक ने कुछ सोचते हुए कहा देखो, अगर मैं तुम्हारे पिता से शादी की बात करूं तो क्या वो तुम्हें अपना ले लेंगे। ये बात सुनकर ब्रेंडा को बहुत अच्छी लगी, जिसके बाद फ्रैंक ब्रेंडा के पिता से मिलने जाता है। ब्रेंडा के पिता एक वकील थे, इसलिए फ्रैंक ने भी कह दिया कि पहले मैं भी वकील था लेकिन अब डॉक्टर बन गया हूँ। फ्रैंक वकालत के बारे में भी फिल्में देखकर आया था, इसलिए उसने अपनी बातों से सबको प्रभावित करने में कामयाब हो गया। तभी ब्रेंडा के पिता ने सीधे पूछा कि सच सच बताओ, आखिर तुम्हारे जैसे आदमी ने मेरी बेटी में क्या देखा जिसे देखकर तुमने उसे पसंद कर लिया। फ्रैंक ने धीरे से कहा मैं सिर्फ एक मामूली सा आदमी हूँ जो आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। ये सुनकर ब्रेंडा के पिता बहुत खुश हुए क्योंकि फ्रैंक ने उनके हिसाब से कुछ भी बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया था।
तभी फ्रैंक ने उनसे पूछा कि अगर मैं यहाँ लॉ की प्रैक्टिस करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा। ये सुनकर ब्रेंडा के पिता ने कहा कि तुमने लॉ की डिग्री तो पूरी की ही है, तो बस अब एक एग्जाम देना होगा, उसके बाद तुम यहाँ लॉ की प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्रैंक ने असल में पढ़ाई की और एग्जाम पास करके लॉयर बन गया। फिर कहानी प्रेजेंट में लौटती है जहाँ कार्ल ने फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया होता है। वहीं कार्ल ने फ्रैंक से पूछा कि तुमने वो एग्जाम पास कैसे किया था, जिसका जवाब देते हुए फ्रैंक ने मुस्कुराते हुए कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अब तो मैं जेल में ही जा रहा हूँ, कोर्ट में थोड़ी न जाऊंगा। कहानी एक बार फिर प्रेजेंट में जाती है जहाँ फ्रैंक ब्रेडा की फैमिली के साथ अच्छे से घुल मिल रहा होता है। वह ब्रेडा से शादी करने ही वाला था कि तभी उसने अपने पिता से मिलने की इच्छा जताई और कहा कि सरकार से छीना गया सब कुछ वह वापस हासिल करेंगे और फिर वो उनकी मां को भी मना लेंगे ताकि वे सब पहले की तरह एक साथ रह सके। तभी उसके पिता ने कहा कि तुम्हारी मां ने किसी और से शादी कर ली है, जिसे सुनकर फ्रैंक का दिल टूट जाता है और उसके पिता ने ये भी बताया कि उन्हें फ्रैंक के कारनामों के बारे में पता चल चुका है। ये सुनकर फ्रैंक को बड़ा धक्का लगा और वह वहीं से बिना कुछ कहे चला गया। रात को फ्रैंक ने कार्ल को कॉल किया और कहा, मैं शादी करने वाला हूँ और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूलना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर लगे सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाए। लेकिन कार्ल ने कड़क आवाज में कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, जब तक मेरी नौकरी है तब तक मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा और अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। फिर कार्ल ने एक योजना बनाई, क्योंकि उसे पता था कि शादी के बाद फ्रैंक अपना नाम नहीं बदल सकता, इसलिए उसने डॉक्टर बनने पर फ्रैंक के पुराने नाम को हर जगह सर्च करने का ऑर्डर दे दिया। उसने ये भी अनुमान लगाया कि कहीं ना कहीं शादी का इनविटेशन कार्ड भी छपा होगा और इस पर निगरानी रखना शुरू कर दिया। अब फ्रैंक की शादी वाले दिन वहां सारे एजेंट्स मौजूद थे और जैसे ही फ्रैंक ने मौका देखा वो ब्रेंडा को लेकर अपने कमरे में चला गया, जहां उसने ब्रेंडा को सब सच बताया कि उसने आज तक लोगों को बेवकूफ बनाते हुए धोखा दिया है, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। तभी फ्रैंक ने कहा कि मुझे अभी यहाँ से जाना होगा क्योंकि FBI के एजेंट उसे ढूंढ रहे हैं। साथ ही उसने ब्रेंडा से कहा कि वो उसे एयरपोर्ट पर मिले, लेकिन ये बात किसी को मत बताना और जब तुम आओ तब भी किसी को कुछ मत बताना। अगले दिन फ्रैंक एयरपोर्ट पर ब्रेंडा का इंतजार करने पहुंचा, जहां ब्रेंडा तो आ गई लेकिन वह अकेली नहीं थी, उसके साथ FBI एजेंट्स भी थे। फ्रैंक के लिए वहां से निकलना अब बहुत मुश्किल हो गया था। तभी उसे एक आइडिया आया और उसने पास के एक कॉलेज में जाकर कहा कि उनकी एयरलाइन कई एयर होस्टेसेस को काम पर रख रही है और इस तरह उसने इंटरव्यूज लेकर कुछ सुंदर लड़कियों को सेलेक्ट कर लिया और उन्हें अपने आसपास रखा और पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर वो एयरपोर्ट में घुस गया। FBI एजेंट्स और पुलिस वाले उन लड़कियों की खूबसूरती देखकर उनका ध्यान भटक गया, जिसका फायदा उठाकर फ्रैंक आसानी से वहां से निकल गया। इसी बीच फ्रैंक जैसा दिखने वाला एक लड़का कार लेकर एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हो गया, जहां सारे एजेंट्स उसे पकड़ने के लिए दौड़े पड़े, लेकिन तभी लड़के ने कहा कि किसी ने उसे पैसे दिए थे यहाँ खड़े होने के लिए। अब फ्रैंक बड़ी चालाकी से देश से बाहर निकल गया, जिसके बाद उसने कई अलग अलग देशों में बड़े बड़े फ्रॉड किए, लेकिन कार्ल ने उसका पीछा नहीं छोड़ और जहां फ्रैंक रहता था वहां का एड्रेस उसने पता कर लिया, जहां पर फ्रैंक अभी चेक बना रहा होता है। तभी कार्ल ने अपने सीनियर्स से कहा कि मुझे वहां जाने दीजिए, मैं उसे खुद पकड़ कर ले आऊंगा, लेकिन सीनियर्स ने उसे अनुमति नहीं दी और मजाक में कहने लगा कि जब हम उसे यहाँ नहीं पकड़ पाए तो वहाँ क्या पकड़ पाएंगे। फिर कार्ल ने खुद फ्रैंक के बारे में और जानकारी इकट्ठा की और उसे पता चला कि फ्रैंक अब अपने चेक्स प्रिंट करवा रहा है। कार्ल को इतना जरूर पता था कि फ्रैंक रशिया में है और रशिया कोई छोटा देश नहीं है, तो उसे ये समझना था कि फ्रैंक कहाँ हो सकता है। फ्रैंक की मां रशिया के एक छोटे से गांव से रहती थी, जिसके बाद उसने अनुमान लगाकर थोड़ी रिसर्च की, जिसके बाद कार्ल को पता चला कि वहाँ एक प्रिंटिंग प्रेस भी है और जब वो वहाँ पहुंचा तो फ्रैंक सच में उसे मिल गया। तभी कार्ल ने उसे गंभीर नजरों से देखा और बोला, देखो फ्रैंक, अगर तुमने भागने की जरा भी कोशिश की तो यहाँ की पुलिस तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बस अभी तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। फ्रैंक ने उसकी आंखों में झांका और बोला, पहले तुम अपने बच्चों की कसम खाओ कि तुम सच बोल रहे हो। जिसके बाद कार्ल ने बिना झिझके कसम खाई और कहने लगा कि मैं सच कह रहा हूँ। ये सुनकर फ्रैंक ने धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ाए और हथकड़ियां पहन ली, लेकिन जब वह बाहर निकला तो वहां कोई नहीं था, चारों तरफ बस सन्नाटा था। एक पल के लिए उसे लगा कि कार्ल ने उसे धोखा दिया है, पर तभी दूर से सायरन की आवाजें आने लगी और पल भर में दर्जनों पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गई। कहानी अब फिर से प्रेजेंट में लौटती है, जहां फ्रैंक और कार्ल दोनों अमेरिका लौट रहे थे। वहीं फ्रैंक कार्ल से कहता है कि वो जेल में जाने से पहले आखिरी बार अपने पिता से मिलना चाहता है, लेकिन तभी कार्ल ने उसे भारी मन से कहा कि तुम्हारे पिता अब नहीं रहे, वो बाथरूम में गिरने की वजह से मर गए थे। ये सुनकर फ्रैंक के अंदर से बहुत बड़ा झटका लगता है। इसके बाद वो टॉयलेट में चला गया और फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन जब काफी समय तक वो बाहर नहीं आया तो कार्ल ने दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन फ्रैंक वहां नहीं था।
उसने सिंक का स्क्रू खोलकर प्लेन के अंदरूनी हिस्से में घुस गया था। जैसे ही जहाज के पहिए जमीन छूने वाले थे वह वहां से भाग निकला। उस रात वो अपनी माँ के घर पहुंचा, जहां पहुंचकर उसका दिल फिर से टूट गया क्योंकि उसकी माँ अब किसी और के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। उनकी गोद में एक नन्ही बच्ची भी थी। फ्रैंक समझ गया कि अब वो उनके लिए सिर्फ एक गुजरा हुआ नाम है। उधर कार्ल जानता था कि फ्रैंक यहीं आएगा, इसलिए वो पहले से ही उसके घर पहुंच गया और फ्रैंक को वहीं गिरफ्तार कर लिया। फ्रैंक की उम्र तब 19 से भी कम थी, लेकिन सरकार ने तय किया कि इतना बड़ा धोखाधड़ी करने वाला कोई मासूम बच्चा नहीं हो सकता, जिसके बाद उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। इन 10 सालों में कार्ल एक दिन उससे मिलने आया, जहां उसने कहा कि तुम्हारी तरह कोई और भी फ्रॉड कर रहा है, क्या तुम इसे ढूंढने में हमारी मदद करोगे? जिसके बाद फ्रैंक ने उस चेक को देखा और तुरंत बता दिया कि गलती कहाँ है। अब तक कार्ल समझ गया था कि फ्रैंक के पास एक खास पावर है जो किसी और के पास नहीं। धीरे धीरे कार्ल ने एफबीआई को यकीन दिलाया कि फ्रैंक जैसे लड़कों को इस टीम में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके पास इन सब चीजों का काफी तजुर्बा था, जिससे वो फ्रॉड करने वाले लोगों को पकड़वाने में मदद कर सकता है। जिसके बाद उसे एफबीआई में सीक्रेट एजेंट में रख लिया जाता है और इस तरह उसे एक नई जिंदगी मिल जाती है। लेकिन अगर फ्रैंक ने बचने की कोशिश की तो उसे सीधी 50 साल की सजा मिल सकती थी, इसलिए उसने पहले की तरह अंधाधुंध भागने का फैसला नहीं किया। उसने ईमानदारी से काम करने की ठानी, लेकिन जेल के रोज के काम और हर चीज का नियम उसे जल्द ही उबाऊ लगने लगा। एक दिन उसने अपने एफबीआई रिकॉर्ड निकालकर उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया और फिर चुपके से कुछ पुराने निशान भी मिटा दिए। अब वो वीकेंड पर झूठ बोलकर किसी और देश भाग निकलने की तैयारी कर रहा था। ठीक उसी समय कार्ल ने उसे पकड़ लिया और शांत आवाज में कहने लगा कि तुम अभी बच्चे हो फ्रैंक, जिंदगी ने तुम्हें एक और मौका दिया है, उसे बर्बाद मत करो। अगर तुम भागोगे तो बाकी की जिंदगी तुम्हारी जेल में कटेगी, पर मैं तुम्हें रोकने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हारे पास अभी एक और अवसर है, इसलिए छुट्टी खत्म होते ही सोमवार को काम पर वापस लौट आना। जिसके बाद फ्रैंक कुछ समय के लिए चला गया। अब सोमवार को कार्ल बेसब्री से उसका इंतजार करने लगा, पर एक पल के लिए उसे लगा कि फ्रैंक फिर से भाग न जाए। पर फ्रैंक वापस आ गया, लेकिन इस बार वो पूरी तरह चुका था। उसने वहां पर मन लगाकर काम किया और अपना नाम खूब रोशन किया। धीरे धीरे उसकी पोस्ट बदलने लगी और उसने एक लड़की से शादी भी कर ली और बेहतर जीवन जीने लगा। एफबीआई में नाम कमाने के बाद फ्रैंक ने अपनी कंपनी भी शुरू की, जो एक ऐसी कंपनी थी जो बैंकों और संस्थानों से जुड़ी धोखाधड़ी रोकने और जड़ से खत्म करने का काम करती थी। अब फ्रैंक ही ऐसा शख्स बन चुका था जो चोरों को पकड़ने में सबसे आगे था, वही व्यक्ति जिसने कभी बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दिया था। यह एक सच्ची कहानी है जिससे हमें सीख मिलती है कि गलतियों से सीखकर सही रास्ता अपनाकर भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जान सिनेमा को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय।